शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली में काम कर रही है। तो देखिए, दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2028 और 29 तक दिल्ली परिवहन निगम यानी कि जो डीटीसी है, डीटीसी की जो अब तक बसें आपने देखी उसकी बेड़े में करीब 14,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाए। इसके लिए लगातार नई बसें खरीदी जा रही हैं और पुरानी जो डीजल और सीएनजी वाली बसें थी उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाए। लेकिन देखिए, इस बड़े लक्ष्य के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। वो चुनौती क्या है समझिए। जिस गति से इलेक्ट्रिक बसें आ रही है उसी रफ्तार से उन्हें चलाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और बिजली का ढांचा तैयार नहीं हो पा रहा। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर हजारों नई बसें समय पर दिल्ली पहुंच गई तो उन्हें चार्ज कहां किया जाएगा, उनका संचालन कैसे होगा। देखिए, दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ग्रीन और प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इस योजना के तहत 2028 से 29 तक डीटीसी के बेड़े में 14,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। तो देखिए, फिलहाल दिल्ली की सड़कों में 4,800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। आने वाले समय में ये जो संख्या है और तेजी से बढ़ेगी। लाजमी है कि जब संख्या बढ़ेगी तो जिससे उसे चलना है, जो एक तरह से कहा जाए फ्यूल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा और इसीलिए देखिए इस पर काम भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली को बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। अब देखिए, इस योजना के तहत 2800 नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिसमें से 500 छोटी, जिनकी जो लंबाई होगी वो 7 मीटर की होगी। इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा हाल ही में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के डीटीसी के बेड़े में जोड़ी गई हैं। बसें आ रही हैं लेकिन डिपो तैयार नहीं है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब बस आ गई है लेकिन डिपो तैयार नहीं है, उनके चार्जिंग के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी जब इतनी सारी इशिका बसें चलेंगी दिल्ली की सड़कों पर और चार्जिंग के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कई जगहों पर निर्माण चल रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर बिजली के लाइन और ट्रांसफार्मर लगाने की जो काम है उसकी शुरुआती चरण में ही ये है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती बिजली भी है। तो देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार कई इलेक्ट्रिक बसें सुबह पूरी तरह चार्ज होकर सड़कों पर निकल तो जाती है, लेकिन लगातार चलने के कारण दोपहर तक उनकी बैटरी काफ़ी कम हो जाती है, बैटरी लो हो जाती है। जब ये बसें दोबारा चार्जिंग के लिए डिपो पहुंचती है तो वहां पहले से ही कई बसें लाइन में खड़ी मिलती है। ऐसे में बसों को चार्ज होने में देरी भी लगती है और वह समय पर अब वापस सड़क पर नहीं आ पाती। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ता है। दोपहर के समय कई रूटों पर बसों की संख्या कम हो जाती है, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, भीड़ भी बढ़ जाती है। क्योंकि दीपिका, एक तरफ देखिए जहां यात्री धूप का इस वक्त जो समय है वो चलता है, दिन दोपहरी का वक्त होता है और काफ़ी ज़्यादा धूप देखने को मिलती है, तो बस यात्री यही आंखें कड़ाए बैठे रहते हैं कि कब बस आए, कब हम बैठे अपने घर, अपने रास्ते, अपने मार्ग तक पहुंचे। लेकिन चार्जिंग के चलते बस चार्ज हो नहीं पा रही है क्योंकि चार्जिंग डिपो नहीं है और ऐसे में यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, जो परिवहन विशेषज्ञ है वो ये भी कहते हैं आगे, एक आधुनिक ई बस डिपो में केवल चार्जिंग स्टेशन होना ही पर्याप्त नहीं होता, वहाँ पर्याप्त बिजली भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, मजबूत ग्रिड कनेक्शन भी होना चाहिए, बड़े ट्रांसफार्मर, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था, धूल मुक्त यानी कि डस्ट फ्री परिसर भी वो होना चाहिए। आधुनिक रखरखाव की तमाम जो सुविधाएं हैं उनका होना भी जरूरी है। तो देखिए, अगर ये सुविधाएं समय पर तैयार नहीं हुई तो भविष्य में हजारों इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है। ये बड़ी समस्या बन सकती है और इसलिए ज़रूरी है कि इस समस्या के लिए काम किया जाए और सही दिशा में काम किया जाए, ताकि जो समस्या आ रही है कि जैसे सुबह अगर बस चार्ज हो जा रही है, दोपहर में अगर पहुंच रही है, वहाँ पर लाजमी है कि अब अगर बड़ी संख्या में बसें चार्जिंग के लिए खड़ी रहेंगी तो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जो यात्रियों की सहूलियत के लिए जो बसें उतारी गई हैं वो सर्विसेज उन्हें सही नहीं मिल पाएंगी और ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस दिशा में कितना काम किया जाता है और कितना बदलाव होता है।
बिल्कुल दीपिका, और बड़ा सवाल यही है, बसों की सौगात तो दी जा रही है जनता को देखते हुए। भाई दिल्ली की जो आबादी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में नई बसों की सौगात तो मिल रही है, लेकिन जब डिपो ही नहीं होगा, बस को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है और फ्यूल जो ई चार्जिंग के लिए जगह की व्यवस्था की जा रही है वो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है पूरे मैनेजमेंट का ध्यान रखना, व्यवस्था को अरेंज करना। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक ओल्ड क्लॉथ डोनेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर क्या है समझिए। दिल्ली सरकार ने पुराने कपड़ों को बेकार फेंकने के बजाय उनका सही इस्तेमाल करने और महिलाओं को रोजगार देने के लिए ओल्ड क्लॉथ डोनेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट है क्या, दीपिका जानकारी देंगे आपको। बिल्कुल, तो देखिए मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इस परियोजना के लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि DMRC, लेडीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन DLWO और राज्य शहरी आजीविका मिशन और 2 टेक्सटाइल रिसाइकलिंग संस्थाओं के बीच में समझौते यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब समझिए यहाँ पर कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये योजना सिर्फ पुराने कपड़े इकट्ठे करने की नहीं बल्कि पर्यावरण बचाना, कचरा कम करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि हर साल बड़ी मात्रा में हम देखते हैं कि पुराने कपड़े कूड़े या लैंडफिल में चले जाते हैं जिससे प्रदूषण होता है, लेकिन अब उन्हें यूज़ किया जाएगा, रीयूज रिसाइकिल, तो उसी पर काम किया जा रहा है। और अच्छा है कि जो चीज़ें फेंक दी जाती थी उसका फेंकने की बजाय कुछ इस्तेमाल होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर एक हम देखेंगे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए अब इन्हीं कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग की जाएगी, इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, महिलाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। वो कैसे समझिए। इस योजना के पहले चरण में दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर अर्पण केंद्र बनाए जाएंगे जहां लोग अपने पुराने लेकिन इस्तेमाल लायक कपड़े दान कर सकेंगे। ये केंद्र सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। पहले चरण में जिन स्टेशनों पर अर्पण केंद्र बनेंगे उनमें इन इलाकों के नाम शामिल है: शादरा, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, मालवीय नगर, हौस खास, द्वारका, मोहन एस्टेट, लाजपत नगर, मयूर विहार फेज 1, पंजाबी बाग वेस्ट, शालीमार बाग। दिल्ली के ऐसे ये इलाके हैं जहाँ पर अर्पण केंद्र बनाने की बात कही जा रही है और इन केंद्रों पर ऐसे क्योसक भी लगाए जाएंगे जहां पुराने कपड़ों से तैयार किए गए नए उत्पाद लोगों को खरीदने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दान में मिले कपड़ों को उनकी स्थिति के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। अच्छी हालात वाले कपड़े महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को दिए जाएंगे। महिलाएं इन कपड़ों से बैग, कुशन कवर, सजावटी सामान, एप्रन और अन्य परिधान बना सकेंगे जो कि उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जा सके। इसके बाद खराब या फिर इस्तेमाल लायक नहीं बचे हुए कपड़ों को रिसाइकिल के जरिए नया धागा या फिर अन्य कच्चे माल में बदला जाएगा। पूजा पाठ में इस्तेमाल हुए कपड़ों का सम्मानपूर्वक दोबारा उपयोग किया जाएगा ताकि उनका सही तरीके से निपटान हो सके। इस पूरी योजना का संचालन राज्य शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की ओर से किया जाएगा। कपड़ों को जमा करने, छांटने, नए उत्पाद बनाने का काम भी महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी मिलेगा जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल, देखिए सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। जो भी व्यक्ति कपड़े दान करेगा वह QR कोड स्कैन करके अपना पंजीकरण कर सकेगा। दान करते ही उसे डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। पूरी योजना की निगरानी के लिए रियल टाइम सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया गया है जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यानी कि दीपिका आप देखिए बहुत अच्छी पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक तरफ जहाँ लोगों को कपड़े मिलेंगे तो दूसरी तरफ महिलाओं के रोजगार में भी वृद्धि होगी। जो कपड़े हैं जिनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, जो अभी फिलहाल ठीक कंडीशन में, उनसे कुशन कवर बन सकते हैं। तमाम उपयोगी वस्तुएं महिलाएं द्वारा बनाई जा सकती है और ऐसे में रोजगार भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, महिलाओं को काम भी मिलेंगे, आत्मनिर्भर महिलाएं बनेंगी। तो यानी कि दिल्ली सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है दीपिका। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह की जो पहल है वो लोगों के लिए ही है। एक तरफ रोजगार, दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त बनाना दिल्ली को ये बड़ा लक्ष्य है। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। और ये तो पुराने कपड़ों की बात हुई है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली में उस बदलाव की जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम देखते हैं इशिका कि दिल्ली में लंबा ट्रैफिक लगता है। उसके एक पीछे की बड़ी वजह होती है कि जो दिल्ली की टूटी सड़कें हैं और जहां गड्ढे हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए अब जल्द ही उससे राहत मिल सकती है। क्योंकि देखिए PWD अब राजधानी की सड़कों की मरम्मत के लिए स्प्रे इंजेक्शन पैचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। पूरी टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करेगी इशिका आपको बताएंगे।
बिल्कुल, देखिए सरकार का दावा है कि इस नई तकनीक से गड्ढे पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से और ज्यादा मजबूत तरीके से भरे जा सकेंगे। जानने वाली बात यह है कि इस तकनीक में पूरी प्रक्रिया एक ही मशीन से होती है। सबसे पहले मशीन गड्ढे के अंदर जमा धूल और पानी को साफ करती है। इसके बाद खास बिटुमेन और स्टोन एग्रीगेट को तेज दबाव के साथ गड्ढे में भर दिया जाता है। आखिर में ऊपर एक सुरक्षात्मक परत डाली जाती है जिससे सड़क जल्दी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सड़क को लंबे वक्त तक बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मरम्मत का काम कम समय में पूरा हो जाता है और ट्रैफिक भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। यही वजह है कि इसे व्यस्त सड़कों के लिए ज़्यादा कारगर माना जा रहा है। दीपिका, कितना अच्छा होगा ना कि भाई जब ये जो गड्ढे खुद जाते थे, हम जगह जगह देखते हैं गड्ढे खुदे पड़े हैं, काम भी हो गया लेकिन भरा नहीं जा रहा। और इफ इस पहल की शुरुआत की जाती है दीपिका, तो गड्ढे भी जल्द भर जाएंगे। जो ट्रैफिक लगता था, क्योंकि एक बैरिकेडिंग बोर्ड लगा दिया करता था कि भाई इस रास्ते से आप नहीं जा सकेंगे, अब वो बोर्ड भी नहीं लगेगा, रास्ता भी आप सही तरह से क्रॉस कर पाएंगे और ट्रैफिक की भी झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। कहते हैं एक तीर से दो निशाने वाला काम हो गए यहाँ पर, क्योंकि देखिए हादसे भी हो जाते हैं कई बार। जो गड्ढे होते हैं उन्हें उन पर काम नहीं किया जाता है और ऐसे ही छोड़ दिया, लापरवाही हम देखते हैं, इसकी वजह से कई हादसे भी होते हैं। तो अब जब ये टेक्निक आ जाएगी तो देखिए वो लापरवाही मुझे लगता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा अच्छा काम होगा तो इस तरह के केसेस भी कम आएंगे। और दूसरा ये है कि जो अभी जिस चीज़ का इशिका जिक्र कर रही थी कि कई बार हम देखते हैं बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, सड़क में निर्माण कार्य चल रहा है, डाइवर्शन किया जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और इसलिए ये बदलाव काफ़ी अच्छा आने वाले समय में साबित हो सकता है। बिल्कुल दीपिका, अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली टोल से जुड़ी एक खबर आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की सीमा पर टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। एमसीडी ने राजधानी के सभी टोल प्लाजा को चरणबद्ध तरीके से बैरियर फ्री बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है ताकि आने वाले महीनों में वाहनों को बिना रुके टोल पार करने की सुविधा मिल सके। देखिए, यहाँ जानने वाली बात यह है कि व्यवस्था में टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं होंगे, बल्कि वाहन पहले की तरह रुकेंगे नहीं, चलते चलते ही उनका टोल अपने आप कट जाएगा। इसके लिए फास्टैग, RFID और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ANPR कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों का समय भी बचेगा। बिल्कुल, देखिए एमसीडी के अनुसार पहले चरण में राजधानी के 20 बड़े टोल प्लाजा को बैरियर फ्री बनाया जाएगा। इसके बाद बाकी सभी टोल प्लाजा को भी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का लक्ष्य है कि साल के आखिर तक पूरी व्यवस्था नई तकनीक पर काम करने लगे। अगर किसी वाहन की फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा या किसी वजह से टोल नहीं कटेगा तो सिस्टम अपने आप उसकी पहचान कर लेगा। इसके बाद वाहन मालिक को डिजिटल नोटिस भेजा जाएगा। तय समय में भुगतान नहीं करने पर ई चालान और आगे की कार्रवाई भी की जा सकेगी। सरकार का देखिए मानना है कि इस नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनें खत्म होंगी, ईंधन की बचत भी होगी। इसके साथ ही वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने से जो प्रदूषण होता था उससे भी छुटकारा मिलेगा। खासतौर पर दिल्ली की सीमा पर रोज लगने वाले जाम से काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रोज दिल्ली की सीमा से आते जाते हैं तो आने वाले समय में आपका सफ़र पहले से ज़्यादा आसान और तेज़ हो सकता है, क्योंकि टोल पर रुकने की अब आपको लगभग जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की यमुना से जुड़ी हुई खबर से। तो देखिए, दिल्ली में यमुना नदी के जो डूब क्षेत्र हैं यानी कि फ्लड प्लेन है, उसे अतिक्रमण मुक्त बनाने की कोशिश के बीच में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन अवैध डेयरी फार्मों और मवेशियों के ठिकानों को पहले हटाया गया था वो दोबारा से वहां बसने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए इस खुलासे के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने भी मामले को गंभीरता से लिया। दूसरी ओर मानसून के दौरान यमुना में बढ़ते जलस्तर और डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने पहली बार स्मार्ट लाइफ बॉय जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। देखिए दीपिका, कितनी लापरवाही की बात है। बारिश का, मानसून का ये वक्त चल रहा है और ऐसे में यमुना उफान पर कुछ दिनों बाद हमें देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि अभी जो पानी का स्तर है वो कम है, अभी ठीक है, मेंटेन है, लेकिन आने वाले दिनों में खतरा भी हो सकता है। ऐसे में लोगों को खुद समझने की आवश्यकता है दीपिका। लोगों प्रशासन द्वारा लोगों को ऐसा हटाया गया लेकिन लोग फिर आ गए वापस अपना कब्जा जमा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC ने NGT में अपनी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। ये रिपोर्ट पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी मोलेखी की याचिका पर हुई। सुनवाई के दौरान पेश की गई।
रिपोर्ट में बताया गया है कि यमुना के फ्लड प्लेन में हटाए गए कई अवैध डेयरी फार्म और मवेशियों के ठिकाने फिर से बन गए हैं। डीपीसी के अनुसार जो लोग हैं पहले इनको यहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि अवैध इन्होंने कब्जा किया था, अतिक्रमण किया था। उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाला जो वक्त है बारिश मानसून से भरा हुआ रह सकता है और लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली वालों की मतलब की और दिल्ली वालों की फेवरेट खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है, उल्टा अब उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है और लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब अगले 2 दिनों तक राजधानी में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, यानी कि बीच बीच में बादल तो जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन उमस से आपको तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं। बिल्कुल, देखिए जानने वाली बात यह है कि बारिश होने के बाद हवा में नमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि तापमान बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दीपिका, दिन में बहुत धूप हो रही है भाई, घर यहाँ ऑफिस से घर की तरफ निकलो तो जाना मुश्किल हो रहा है। दिन के साथ साथ देखिए रात में भी उमस लोगों को परेशान कर रही है। अब मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और सुबह भी ये वेदर बना हुआ था दीपिका, हल्की बूंदाबांदी दिल्ली में देखने को भी मिली है। मौसम सुहावना हुआ, लेकिन फिर वही उमस भरी गर्मी। बहुत कंफ्यूजिंग वेदर है कि आप हम मन तो बना लेते हैं कि अच्छा बारिश होने वाली, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं ना बाहर निकल कर, तब पता चलता है कि नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है और यहाँ आपको गर्मी का जरूर सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये सिर्फ दिल्ली के साथ मिजाज अभी देख रहे हैं, अलर्ट जारी किया गया है बहुत भारी बारिश का यूपी और अन्य राज्यों में, लेकिन दिल्ली में कह सकते हैं कि अभी इंद्र देवता ज्यादा खुश नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई। फ्यूल के प्राइसेस भी शिका बता दीजिए क्या रहने वाले हैं। बिल्कुल, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के क्या प्राइस है वो हम आपको बताते हैं। बात दिल्ली के दाम की करें तो पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 12 पैसे, डीजल की 95 रुपये 20 पैसे, सीएनजी की 83 रुपये 9 पैसे हैं। दीपिका, नोएडा गुरुग्राम के क्या दाम है वो भी बता दीजिए। तो देखिए, नोएडा की अगर हम बात करें तो 102 रुपये 10 पैसे पर लीटर है, 95 रुपये 56 पैसे पर लीटर डीजल है और 91 रुपये 70 पैसे पर लीटर नोएडा में पर किलोग्राम सीएनजी है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर पेट्रोल है, 95 रुपये 44 पैसा पर लीटर डीजल है और 88 रुपये 12 पैसे पर किलो सीएनजी आपको गुरुग्राम में मिल जाएगी। बिल्कुल दीपिका, तो हमने पेट्रोल डीजल के दाम की बात करी। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को एक महत्वपूर्ण और खास जानकारी दे देते हैं जो कि सोने चांदी के दाम से जुड़ी हुई है कि आप मार्केट बाहर जाएंगे सोना चांदी खरीदने के लिए, क्या कुछ भाव बने हुए हैं। तो गोल्ड की बात करें तो देखिए 1,44,950 आपको रुपए में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का आपको दाम मिलेगा। चांदी का रेट क्या है दीपिका वो भी बता दीजिए। चांदी अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो देखिए चांदी के लिए आपको 2,51,900 रुपये प्रति किलो चांदी मिलेगी। तो देखिए सोने और चांदी के भाव हैं। आप सोना या चांदी की खरीदारी अगर करने चाहते हैं तो इस रेट पर आपको सोना मिलेगा और इसके बाद जो अलग चार्जेस हैं, मेकिंग, जीएसटी, ये सब आपको पे करना होगा। यानी कि ये फाइनल प्राइस नहीं है। अगर 10 ग्राम आप सोना खरीदते हैं तो 1,44,950 रुपये के अलावा भी आपके बिल में कुछ ऐड होगा और उसके बाद फाइनल अमाउंट एक आएगा शिका। बिल्कुल दीपिका, तो सोने चांदी के दाम हमने अपने दर्शकों को बताया कि भाई अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और सोच रहे हैं, मन बना रहे कि आज सोने चांदी का कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, तो हमारा दिल्ली वाला रेडियो टीवी में दाम क्या कुछ बने हुए हैं वो ज़रूर देखकर और सुनकर जाइए, क्योंकि आज मार्केट में यही प्राइस रहने वाला है। और दीपिका ने बिल्कुल ठीक कहा, 24 कैरेट गोल्ड आपको इसी दाम में मिलेगा, लेकिन मेकिंग चार्जेस के बाद ये रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।